नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप जैन। आशा करते हैं आप सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इस समय तैयारी भी बहुत आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सेट 3 मैं आपको कराऊंगा, जिसमें इससे विगत कल मैंने सेट 2 करवाया था और उससे पहले सेट 1। तो आइए सेट 3 पे चर्चा करते हैं प्रश्नों की, और कॉपी पेन उठा लीजिए और अपने क्वेश्चन को नोट भी करते रहिए। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको आप नोट भी करते रहिए। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने अभ्यास को। ये प्रश्न रहा 114 से प्रारंभ करेंगे। पिछली बार भी 114 से था। ये पूरी सीट है, इसमें हिंदी के जो प्रश्न है 37 क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें लिखा है, इसमें दिया है कि एक अभ्यागत, इसमें दिया है अभ्यागत जो शब्द है उसमें प्रत्यय पूछा है। अभ्यागत में प्रत्यय आपसे पूछा है। तो अभ्यागत में प्रत्यय क्या है? तो अभ्यागत में अगर बात करें तो अभ्यागत में जो प्रत्यय है वो है अभी, अभी। और इसमें अगर संधि की बात करें तो इसमें जो संधि है अभ्यागत शब्द में, संधि की बात करें तो यड़ स्वर संधि है। यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि है। यड़ स्वर संधि कैसे टूटेगी? अभी, इसका जो विच्छेद होगा वो अभी धन आगत, आगत, ये इसका सही विच्छेद होगा। तो इसका सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर आपका सी। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। प्रश्न संख्या 115 ये रहा 115। ये है 115। इसमें लिखा है 115 में रमणीय, इसमें लिखा है रमणीय जो है इसका आपसे इसमें प्रत्यय पूछा है रमणीय में। तो रमणीय में प्रत्यय जो होता है अगर इसको तोड़ेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो इस तरीके से टूटेगा। रम हलंत अनियर। वैसे तो अनियर शब्द होता है, अनियर प्रत्यय है, अनियर हलंत। तो ये यहाँ पे हलंत भी आना चाहिए। तो विकल्प नंबर इसका है ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 116। प्रश्न संख्या 116। इसमें लिखा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, ये पंक्ति पूरी आ जाए। ये है ये प्रश्न संख्या 116 में भी दिया है कि हाँ बोरो, इसमें लिखा बोरों सभे रघुवंश, बोरों सभे रघुवंश कुठार की धार, बारन बज सरथई बान की वायु उड़ाव लक्षण लक्ष्य करो अरेह समरथी। तो इस पंक्ति में आपसे पूछा है, इसमें रस पूछा है। पंक्ति में क्या पूछा है? इसमें रस पूछा गया है कि कौन सा रस है। तो पंक्ति में इसमें देखिए एक शब्द लिखा है कुठार, कुठार की धार। इसका मतलब है यहाँ पर जो वर्णन है वो गुस्से का वर्णन हो रहा है। पंक्ति में कुठार की घात, तो इसमें किसका वर्णन है? रौद्र रस। और इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस हो जाएगा इस पंक्ति में। अगला प्रश्न संख्या 117। 117 में लिखा है, यह है इसमें कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। इस पंक्ति में आपसे छंद पूछा है। तो छंद
छंद कौन सा है? तो सबसे पहले हम, अगर आपको छंद याद नहीं है तो छंद में क्या करना है, हमें मात्राओं का ज्ञान अगर है तो हम छंद को पहचान लेते हैं। जैसे अगर हम दोहा की बात करें, तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। रोला में क्या होता है, कुल 24 मात्राएं होती हैं। 24 सोरठा में क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है, यानी 11 और 13 का क्रम चलता है। बरबय में 12 और 7 का क्रम चलता है, टोटल 19 हो जाएंगी। और अगर हम बात करें कि दोहा जो है, अगर हम इसमें से प्रश्न बनते हैं सम मात्रिक, विषम मात्रिक, मात्रिक छंद के अंतर्गत सम मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, इस प्रकार के 3 प्रकार के छंद बनते हैं मात्रिक छंद में। तो दोहा जो है वो आपका अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा कैसा है, अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक छंद होता है दोहा, अर्ध सम मात्रिक छंद दोहा होता है। और रोला जो होता है वो सममात्रिक छंद होता है। रोला कैसा होता है, रोला सममात्रिक छंद है। ये आपका सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है रोला। सोरठा ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवय ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है, ये भी अर्ध, तो 3 ये अर्ध सममात्रिक छंद है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, यानी इसमें पहले हम मात्राएं गिने। तो मात्राओं का ज्ञान कैसे आता है, अगर ह्रस्व स्वर है जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री और अनुनासिक में आपका चंद्रबिंदु, ये अगर कहीं भी आ जाए, ये अगर किसी इनके स्वर ये अगर मात्रा के रूप में आते हैं तो इसको लघु मात्रिक कहते हैं, यानी इनकी मात्रा एक लगती है। और इनसे जो बड़े आएंगे दीर्घ मात्रा वाले, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आई, आए, औ और औ, इनकी जो मात्राएं आएंगी, वो आएंगी आपकी, इसको कहते हैं गुरु मात्रिक या दीर्घ मात्रिक कहते हैं, जिसको हम इस चिन्ह से, दीर्घ उच्चारण चिन्ह से इसको डिनोट करते हैं। और इसके अलावा जैसे अनुस्वार आ जाए या विसर्ग आ जाए, विसर्ग का मतलब यहाँ पे ये आहा, ये अगर आ जाए, यानी इन्हीं दोनों को अयोग भाव भी कहते हैं। अगर अयोग भाव भी आए तो इनकी भी मात्राएं जो होती है गुरु मात्रिक यानी दीर्घ उच्चारण से हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है 2 मात्राएं। तो इस तरीके से हम जान लेंगे। और अगर बात करें 13-11 अगर आ रहा है तो दोहा हो जाएगा, सोरठा आएगा तो 11-13, रोला में ये, और बरबे में आपका 12-7 का क्रम। तो देखते हैं, मात्राएं गिनते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको मात्राओं का ज्ञान। जैसे श्री है तो श्री में कितनी मात्राएं लग सकती हैं, श्री की अगर हम बात करें तो श्री में कितनी मात्राएं लगेंगी, थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे। ये रहा, इसको हमने थोड़ा सा जूम किया तो ये, इसमें अब देखिए, आप जूम करें, ये है इसमें जी। अब देखिए, इसको मात्राओं को गिनते हैं अब हम लोग, जैसा कि आपको मात्राओं का ज्ञान अभी कराया है। इसमें लिखा है श्री, श्री की अगर हम बात करें श्री की, तो श्री की जो मात्राएं होंगी वो हो जाएंगी आपकी 2 मात्राएं होंगी। श्री में 2, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है तो इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, एक ही रा पे छोटे की मात्रा है, 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1, इधर भी 1, इधर भी 1, और सुधार में यहाँ 1, यहाँ 2 आ की मात्रा है, यहाँ 1। अब आप जहाँ पे विराम लगाइए, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक चरण माना जाएगा, ये यहाँ तक।
तो इसमें गिनिए आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब ये हमारा 13 यहाँ तक बन रहा है। दूसरे में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे आपके 11 बन रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा 13 11 का क्रम है। और 13 का 11 का जो क्रम होता है वो किस में होता है? 13 11 का जो क्रम होता है वो होता है हमारा 13 11 का जो क्रम है वो हमारा किस में होता है? वो होता है हमारा दोहा में। तो इसमें सही छंद क्या है? आपका सही विकल्प क्या है? दोहा। आगे बढ़े। इसी में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118। प्रश्न संख्या 118 में क्या दिया है? इसमें दिया है कि वाक्य कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य को देखना है। तो ये है आपका मोहन और गीता गा रही है, नहीं, गलत है ये। मोहन और गीता गा रहा है, ये भी गलत है। मोहन और गीता गा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो सही विकल्प क्या होगा? जब दो कर्ता हों तो फिर क्रिया जो हो बहुवचन हो जाती है। मोहन गीता गा रही है, ये भी गलत है। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 119। इसमें लिखा है कौन सा शब्द कोश में सबसे इसमें थोड़ा सा शब्दकोश में कौन सा सबसे अंत में आएगा। यहाँ पे एक बात इन्होंने कही है शब्दकोश की, ये हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा आएगा। तो इसको कैसे जानेंगे? ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे इसमें क्लीव लिखा है तो पहले हम इसको क्या करेंगे? शब्दकोश में अगर हम बात करें तो शब्दकोश में वही क्रम रहता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे शब्दकोश के अनुसार छोटा आ है ना, फिर बड़ा आ, ये तो सेम रहता है। छोटी ई, ये बड़ी ई, दीर्घ ई जिसको बोलते हैं, छोटी ई बड़ी, तो ये तो सेम रहते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। थोड़ा सा अंतर कुछ चीज़ों में आ जाता है। अब जैसे इसका पहले हम विच्छेद करेंगे। अगर आपको शब्द विच्छेद करना आ गया तो आप इसमें कर सकते हैं। शब्द विच्छेद कैसे करेंगे? जैसे का आधा है तो हलंत, फिर यहाँ पे ला हलंत, फिर ई, फिर वा, और फिर वाहलंत, और फिर आ, ये विच्छेद हुआ। ऐसे ही दूसरे का विच्छेद करेंगे तो का 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा। का हलंत और नीचे री लगा है, री, फिर शा हलंत, फिर आ, फिर यहाँ पे का हलंत और फिर आ। इसके बाद इसका अगर विच्छेद करें तो इसको कैसे तोड़ेंगे? का हलंत, फिर यहाँ पे रा हलंत, और फिर इसके बाद आ, इसके पश्चात माँ हलंत, और उसके पश्चात आ, ये रूप रहेगा। ऐसे कृषाणु अग्नि का पर्याय होता है। जैसे का, फिर यहाँ पे री आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? री, फिर यहाँ पे शा हलंत, और फिर आ, यहाँ लिख दे रहा हूँ आ, और उसके पश्चात ना हलंत, और फिर ऊ। इस तरीके से ये इसका वर्ण विच्छेद, ये हम लोग शब्द का विच्छेदन वर्ण विच्छेद के तरीके से इसको। अब इसमें ये देखिए यहाँ पे क्या आया है, थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, ये देखिए आप, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए का यहाँ भी है, का यहाँ भी है, का यहाँ भी है, का यहाँ भी है। का के पश्चात यहाँ पे देखिए ला आया है ये, और यहाँ पे री आई है। इस वाले में रा आया है और इस वाले में यहाँ पे री आई है। तो स्वर में क्या आता? पहले तो हमें तो अंतिम निकालना है इसमें, अंत वाला। तो इसमें क्या आएगा? का तो सब में है, फिर दूसरा वर्ण देखना होता है, वही है डिक्शनरी का मेथड। री, यहाँ भी री, यहाँ भी री। तो ये अगर इनमें पहली बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से चेंज होगा। जैसे इसमें बात करें
तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि जैसा ये क्रम जो बनाया है इसमें क्या है, देखिए का सब में पहला वर्ण आया, उसके बाद यहाँ पे ला आया, यहाँ पे रा आया, यहाँ पे री आया, तो पहले स्वर आता है, तो ये दोनों हो नहीं सकते, ये स्वर हैं दोनों, ये हो नहीं सकते। फिर इसमें ला और रा में से पहला कौन सा आता है, या रा ला, या रा ला, यानी इसका मतलब ये आपका अगर इनमें से देखें तो तीसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरा ये हो गया अंत शुरू से तीसरा। और इसमें शाह और शाह में पहला कौन सा आता है, यानी दूसरा नंबर ये हो गया, और यहाँ पे पहला नंबर इसका हो गया, तो चौथा नंबर यानी ला, सबसे अंत में कौन सा आएगा, ला। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, पहला। क्लीव जो है वो सबसे अंत में आने वाला वर्ण है, ये इसका प्रोसेस है। इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या जो दी है इसमें दी है प्रश्न संख्या 100 प्रश्न संख्या 120। इसमें लिखा है कि चराचरम, प्रश्न दिया है इसमें चराचरम में पूछा है, इसमें चराचरम ये जो दिया है चराचरम में, चराचरम का मतलब जगत में कौन सा समास है, तो इसमें सही विकल्प क्या है, चराचरम में चर और अचर, चर या अचर भी कह सकते हैं, चर या अचर वैकल्पिक द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है, तो सही विकल्प क्या होगा, द्वंद्व। यानी इसको अगर विग्रह करेंगे तो इस तरीके से आएगा, चर या अचर, चर या अचर में ये विग्रह करेगा। अगला प्रश्न 121 में वाच्य होते हैं, तो वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। सही विकल्प क्या है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला जो है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य पहला, दूसरा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा भाववाच्य, भाववाच्य, भाववाच्य 3 प्रकार के हैं। तो सही विकल्प क्या है सॉरी, सही विकल्प है आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 122, प्रश्न संख्या 122। इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 122 में राम आता, राम खाता है। इसमें लिखा है राम आम खाता है। इसमें वाच्य पूछा है, तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें कर्तृवाच्य हुआ। राम आम खाता है में कौन सा कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्तृवाच्य की ये पहचान है कि जिसमें क्रिया जो है कर्ता के अनुसार हो, और कर्मणी भी क्रिया हो सकती है, कर्तृ भी क्रिया हो, कर्तृ क्रिया, कर्तरी प्रयोगे, कर्मणी प्रयोगे, भावे प्रयोगे, अलग अलग भावे प्रयोगे का ये कदापि मतलब नहीं है कि भाववाच्य हो गया, कर्मणी प्रयोगे का ये मतलब नहीं है कि कर्मवाच्य हो गया। तो ये सीधा सा है। इसमें कैसे जानते हैं, जैसे अगर द्वारा शब्द आ जाए, द्वारा आ जाए, या के द्वारा आ जाए, या शे आ जाए, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग वाक्य में होने लगे तो समझ जाइए या तो वो कर्मवाच्य की कंडीशन है, कर्मवाच्य की कंडीशन है, या वो भाववाच्य की कंडीशन में जाएगा। और अगर ये शब्द नहीं प्रयोग हो रहे हैं, ये वाले अगर शब्द प्रयोग नहीं है, तो आप समझिए कि वो वाच्य आपका कर्तृवाच्य में जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123। इसमें लिखा है किस विकल्प में कलश और कुलिस शब्द का अर्थ सही तरीके से प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या है, तो कलश मतलब इसमें वज्र नहीं, गलत है ये वाला, और कलश का मतलब लोटा, और दूसरा अत्याचार, ये भी नहीं है। घड़ा तो होता है, लेकिन कुटिल कलश का अर्थ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर हमारा डी सही है। घड़ा और वज्र ये दोनों सही हैं। कलश घड़ा है और कुलिस वज्र के समान वज्र है। अगला प्रश्न संख्या 124।
प्रश्न संख्या 124। इसमें दिया है सकल और शकल का अर्थ पूछा है। तो सकल और शकल, तो शकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है अंश। सही विकल्प क्या है? सी। ये श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द होते हैं, होमोनिम्स इनको इंग्लिश में कहते हैं। अगला, सुनने में एक और अर्थ में भिन्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125। प्रश्न संख्या 125 में देखिए लिखा है, आनंद जो कादम्बिनी जो पत्रिका है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है ये मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से इसका प्रकाशन होता है। और इसके संपादक की अगर हम बात करें, इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी। इसके संपादक हैं बद्री नारायण, साथ साथ लिखते रहिए, बद्री नारायण चौधरी। इनको प्रेम घन भी कहा जाता है। उपाधि है प्रेम घन भी कहा जाता है। ये है बद्री नारायण चौधरी के द्वारा ये संपादित है। मिर्ज़ापुर से इसका संपादन हुआ था। तो सही विकल्प बी है। अगला प्रश्न संख्या 126। इसमें लिखा है 126 में कि आदिकाल की जो रचना है वो क्या है? आदिकाल की रचना अखरावट है ये। और ये जो रचना है जायसी जी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका पद्मावत महाकाव्य कहा जाता है, जो अवधी भाषा में लिखा है। तो इनकी एक रचना जायसी की ही रचना है, अखरावट भी है। तो सही विकल्प है ये। और छत्रसाल जो दशक है ये है भूषण जी की, कवि भूषण हुए, उनकी रचना है छत्रसाल दशक। और दीप शिखा जो है महादेवी वर्मा जी की लिखी रचना है दीप शिखा, महादेवी वर्मा। खुमान रासो जो है ये भी आदिकाल की रचना, इसमें नहीं, इसका सही विकल्प ये नहीं है। अखरावट जायसी की रचना है, लेकिन आदिकाल की रचना जो है वो डी विकल्प है। क्षमा कीजिए, इसका आंसर डी होगा। डी, इसका आंसर ए नहीं होगा, अखरावट नहीं। इसका आंसर है डी, खुमान रासो। और खुमान रासो जो है वो दलपति विजय, ये रचना जो है दलपति विजय की है। दलपति विजय के द्वारा रचित है। दलपति विजय, खुमान रासो जो है यही आदिकाल की रचना है और दलपति विजय के द्वारा लिखी है। अखरावट जायसी जी की है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की, और भूषण जी की छत्रसाल दशक है। तो सही विकल्प इसमें डी होगा, खुमान रासो। रासो जितने भी लिखे गए, रासो साहित्य, रासो का मतलब वीरता का वर्णन, तो रासो साहित्य जितने भी लिखे गए वो सब आदिकाल के ही हैं। जैसे खुमान रासो और चंद्रवरदाई का लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो, और भी जितने रासो हैं वो सब किसके लिखे हुए हैं? ये सब सारे रासो जो लिखे हैं आदिकाल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न संख्या 127। प्रश्न संख्या 127। इसमें लिखा है तो इसमें प्रश्न संख्या अगर हम 127 पे चर्चा करें, प्रश्न संख्या 127, इसमें लिखा है जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक ही बार, इसमें शब्द दिया केवल एक ही बार, वो आवृत्ति हो, तो उसमें क्या होता है? श्लेष नहीं होता। इसमें एक शब्द से कई अर्थ छिपके होते हैं। यमक, एक शब्द जितनी बार आएगा उसके उतने ही अर्थ होंगे। छेकानुप्रास, बिल्कुल यही इसका सही है। छेकानुप्रास, एक शब्द की आवृत्ति
केवल एक बार हो तो सही विकल्प है वक्रोक्ति। जहाँ प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त कोई अर्थ निकलने लगे वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है, ये तो ये भी नहीं। सही विकल्प क्या है? 6 का अनुप्रास। अनुप्रास के ही पार्ट है, भाग है 6 का अनुप्रास। अगला प्रश्न संख्या अगर बात करें प्रश्न 128 पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह। तो रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो माटी का फूल तो ये तो नहीं है। माटी का फूल तो माटी, इसमें मिसप्रिंट हुआ कुछ। माटी की मूर्तें तो है, माटी की मूर्तें, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का नहीं है माटी की मूर्तें। माटी की जो मूर्तें रचना है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखी गई है। राम वृक्ष बेनीपुरी राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जो रचना लिखी है वो ये है, राम वृक्ष बेनीपुरी। और चिंतामणि, सही विकल्प क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है वो है आपका चिंतामणि। चिंतामणि निबंध संग्रह है जो आचार्य ये है रामचंद्र शुक्ल जी का, यही इसका सही आंसर है। और क्षण बोले सी विकल्प जो है, क्षण बोले कण मुस्काए जो रचना है वो है कन्हैयालाल मिश्र जी की। ये है कन्हैयालाल, नोट करते रहिए, कन्हैयालाल मिश्र की रचना है ये। कन्हैयालाल मिश्र, इनको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जिनको कहते हैं। और आलोक पर्व जो रचना है वो है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी नोट कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है आलोक पर्व द्विवेदी। तो सही विकल्प क्या है इसका? इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, चिंतामणि। अगला प्रश्न संख्या 128। अगला प्रश्न संख्या है 129। इसमें लिखा है, प्रश्न दिया है कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और किस वर्ष प्रदान की? तो ये इनको जो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ मिला वो 1972 में दिया गया। उर्वशी के लिए जो ज्ञानपीठ मिला 1972 में दिया गया। पहला जो ज्ञानपीठ मिला था, यानी इनको अगर देखा जाए तो क्रम से हिंदी के क्षेत्र में दूसरा मिला है इन्हें, और पहला हिंदी साहित्यकार के क्षेत्र में जो पहला पुरस्कार मिला वो मिला है सुमित्रानंदन पंत को। पहला जो ज्ञानपीठ मिला है वो मिला है सुमित्रानंदन पंत को। उनकी रचना थी चिदम्बरा के लिए पहला ज्ञानपीठ मिला, और किस 1968 में मिला। ये कब मिला? यानी पहला किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत। नोट कर लीजिए, सुमित्रानंदन पंत। और इनकी रचना उनको मिला 1968 में, पहला मिला, प्रथम। और ये इनकी रचना थी चिदम्बरा, हिंदी के क्षेत्र में पहला चिदम्बरा के लिए इनको ये रचना के लिए मिला। और दूसरा रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला हिंदी के क्षेत्र में। और इसी में अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा 1978 में हिंदी के क्षेत्र में मिला, 1978 में। और ये मिला तीसरा जो मिला है 1978 में मिला, ये अज्ञेय जी को मिला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार ये इनकी जो रचना है कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको ये तीसरा हिंदी के क्षेत्र में
पहला सुमित्रानंदन पंत को मिला, दूसरा 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला उर्वशी के लिए, और तीसरा 1978 में अज्ञे जी को मिला। तो और अगर प्रथम महिला साहित्यकार हिंदी के क्षेत्र में जो हुई, प्रथम महिला साहित्यकार की बात करें, थोड़ा डिटेल से अगर पढ़ लेंगे तो ये आगे भी क्वेश्चन क्लियर करेंगे, हो जाएंगे आपके। प्रथम महिला साहित्यकार हिंदी की प्रथम महिला साहित्यकार जिनको ये ज्ञानपीठ मिला वो हैं, उनकी रचना है ये महादेवी वर्मा जी को मिला, महादेवी वर्मा कवित्री, आदि कवित्री महादेवी वर्मा जी को मिला। और इनकी जो रचना है वो है यामा के लिए, या काव्य संकलन है यामा के लिए। और कब मिला? तो ये मिला 1982 में, 1982 में। यानी महिला के तौर पर अगर हम बात करें तो यामा के लिए मिला महादेवी वर्मा को प्रथम, और पुरुष के रूप में अगर साहित्यकार हिंदी के क्षेत्र में तो सुमित्रानंदन पंत को ये पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें। और अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार ये पूछ ले कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला, तो 1965 में मलयालम भाषा के लिए, केरल में मलयालम चलती है, मलयालम के लिए, भाषा के लिए। और किसको मिला? जी शंकर कुरूप को मिला, जी शंकर कुरूप पहला। लेकिन हिंदी का पहला किसे मिला? सुमित्रानंदन पंत को। वैसे शुरुआत किन से हुई? 1965 से मलयालम भाषा के लिए ये शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न, तो और इस पुरस्कार की जो बात करें, इस पुरस्कार की बात करें तो इसमें 11 लाख रुपए वर्तमान में धनराशि मिलती है। 11 लाख रुपए एक सरस्वती जी की, वाग्देवी की, सरस्वती की एक प्रतिमा दी जाती है, कांस्य की, कांस्य प्रतिमा इसमें मिलती है, प्रतिमा दी जाती है। और इसी में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति सम्मान पत्र जिसको कहते हैं, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और अगर वर्तमान में बात करें हिंदी के क्षेत्र में अभी तक लास्ट किसको मिला, तो ये मिला है लास्ट, अगर हम बात करें लास्ट में अभी 2017 में कृष्णा सोबती को मिला है। लास्ट यही है हिंदी का, अगर हिंदी में अभी यही मिला है लास्ट, अंतिम 2017 कृष्णा सोबती को ये पुरस्कार दिया गया। और इनके संपूर्ण साहित्य, यानी अब कोई एक रचना के लिए नहीं, संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, कृष्णा सोबती को 2017 में। ठीक है, तो ये सारा डिटेल है इसकी। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारी, प्रश्न संख्या है 130। इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 30 में ये पूछा, इसमें निरामिष किसे कहते हैं? तो निरामिष कहते हैं जो मांस से रहित भोजन करता है, उसे हम निरामिष कहते हैं, निरामिष। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या शहद। इसमें पूछा है शहद जो है शब्द है, शहद शब्द क्या है? शहद शब्द इन्होंने पूछा है कि शहद शब्द क्या है? तो शहद शब्द जो है तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है, देशज भी नहीं है, आगत शब्द है। शहद जो शब्द है वो आगत शब्द है, शहद आगत जी, इसमें शहद शब्द जो है वो आगत शब्द है, विदेशज जिसको हम कह सकते हैं, विदेशी भाषा का शब्द है शहद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 132। प्रश्न संख्या 132। इसमें लिखा है वनिता। वनिता जो है का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता स्त्री को कहते हैं। ललिना, वनिता, रमणी,
ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं, सही विकल्प बी। अगला, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? 133 में मुकुंद जो है विष्णु को कहते हैं, विष्णु भगवान को मुकुंद का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है 134 में दिया है, एक पंक्ति दे दी है ये, इसमें पंक्ति में पूछा ये पंक्ति किस रचनाकार की है? काहिरी नलिनी तू कोमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। तो ये पंक्ति के जो रचनाकार है वो कबीर जी है, कबीर जी की ये पंक्ति है। काहिरी नलिनी तू कोमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। 134 का सही विकल्प क्या है? 134 का विकल्प नंबर आपका सही है कबीर। अगला प्रश्न इसमें दिया है नीचे करपट तद्भ। करपट शब्द जो है, करपट का तद्भव रूप पूछा है, करपट का तद्भव। तो करपट का जो तद्भव रूप है वो होगा, करपट मतलब कपड़ा, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शब्द युग्म शुद्ध पूछा है। तो इसमें देखिएगा, इसमें बारात, बसंत, बारात, तो ये बारात शब्द नहीं होता, बारात इसमें भी गलत लिखा है, और बारात दोनों सही है, ये भी ठीक हो सकता है ये भी, लेकिन यहाँ बसंत जो बात करें तो वो ये सही है, विकल्प नंबर ए, बारात और बसंत। 136 का विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न अर्धस्वर पूछे हैं, अर्धस्वर। तो अर्धस्वर इसमें पूछा है, बताना है आपको कि अर्धस्वर क्या होते हैं। तो हिंदी में 2 अर्धस्वर होते हैं जिसको हम या और वाह, ये दोनों अर्धस्वर हैं, या और वाह अर्धस्वर कहलाते हैं। तो सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न इसमें लिखा 138 चोर की दाढ़ी में तिनका। इसमें आपको पूछा है मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपराधी का अपनी दाढ़ी को लिए तो होगा नहीं, अपराधी का शंकाग्रस्त हो रहना, अपराधी का पहचान हो जाना, छिपाना नहीं। तो सही विकल्प क्या है? बी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अगला प्रश्न है 139 में पूछा है कि एक बार कही गई बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है। तो उसको आगार रहने का स्थान होता है, और प्राक कथन, पूर्व में जो कथन बात कही गई उसको प्राक कथन कहते हैं। प्रस्तावना इसको शुरुआत में रखते हैं, और पृष्ठपेषण यही इसका विकल्प है, किसी बात को दोहराना, एक बात को दोहराना रहना, यही पृष्ठपेषण कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या 140 में ये बुद्धिहीन शब्द का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? बुद्धिहीन, तो बुद्धिहीन जो है वो विशेषण है, बुद्धिहीन क्या है? विशेषण है, सही विकल्प है विशेषण, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न इसमें लिखा है छत से ईंट गिरी पूछा है। इसमें आपसे छत से ईंट गिरी में कारक, तो देखो अलगाव हुआ है, तो इसमें क्या हो, जहाँ अलगाव का भाव आए वो अपादान, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, और इनके चिन्ह भी पूछे जाते हैं, तो इनको चिन्हों को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अपादान का चिन्ह शे होता है अलगाव के लिए। संबंध का आप जानते हैं, काकी के रारी रे, और अधिकरण का मैं पर पे, अधिकरण का मैं पर पे, और संप्रदान का जो आप जानते हैं को होता है और के लिए, ये भी पूछ लिए जाते हैं के लिए जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या महोर्मी 142 में, महोर्मी का संधि विच्छेद। महोर्मी में पहले तो ये बात करें संधि कौन सी है, तो महोर्मी में एक तो गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, और ये इसका जैसे विग्रह जो होगा महाधन ऊर्मी मतलब लहर, सही विकल्प है सी, ऊर्मी ये सही है। तो ऊर्मी मतलब लहर को कहते हैं, वीच लहर और वीच। अगला 143 समष्टि का विपरीत पूछा है, समष्टि का विपरीत होगा व्यष्टि, विकल्प नंबर डी,
समास का व्यास हो जाता है, समष्टि का व्यष्टि हो जाता है। तो विकल्प डी सही है बिल्कुल। 142 अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लगाते रहिए आप लोग। अगला 143 तक हम लोगों ने लगा लिए हैं। 143 अगला प्रश्न 100, अच्छा इसमें ये जो है अगले प्रश्न में ये दिया है, अगला प्रश्न जो है ये पैरा एक दिया है, काव्यांश दिया है, काव्यांश को पढ़ना है और उचित उत्तर आपको देना है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिए। और इसमें से जो व्याकरण के प्रश्न है वो मैं आपको, क्योंकि इसको पढ़ना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं इसकी आंसर शीट भी आपको डाल दूंगा, उससे आप मैच कर लीजिए। इसमें देखिए चूँकि पहली तो इसमें इसी से जो प्रश्न दिया है व्याकुल व्यथा, इसमें एक पंक्ति में दे दिया है इन्होंने व्याकुल व्यथा, है ना। तो व्याकुल और व्यथा, इसमें अलंकार पूछा है। तो अलंकार क्या है इसमें, अलंकार क्या है, अलंकार जो है इसमें क्या है, देखिए व्या और वा दो वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। सही विकल्प है डी, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है बचपन, इसमें लिखा है बचपन शब्द, बचपन जो शब्द है वो क्या है इसमें। तो बचपन शब्द है संज्ञा, इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। बचपन में क्या है, भाववाचक संज्ञा, बचपन शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला, ये तो इसी से ही क्लियर हो गए, व्याकरण के ही प्रश्न आ गए इस पैराग्राफ में भी। इसमें ये प्रश्न सिर्फ पैराग्राफ से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें लिखा है, अगली पंक्ति भी वही है, इसमें अगली पंक्ति भी व्याकरण, ये उसी व्याकरण से नहीं है, ये पैराग्राफ से ही पढ़नी पड़ेगी। और 148 में भी वही है, ये भी आपको पैराग्राफ से ही करना पड़ेगा। और 149 वाली पंक्ति भी पैराग्राफ से ही है। तो इसके कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दीजिए। और इसमें एक लास्ट जो प्रश्न है वो शुद्ध वर्तनी वाला आ गया है। इसमें लास्ट में जो प्रश्न है वो शुद्ध वर्तनी का दिया, इन्होंने पूछा है शुद्ध वर्तनी क्या है। तो इसमें लिखा है ऐक्य, ये शुद्ध नहीं है, ऐक्य नहीं होता है, इसमें सही क्या है, ऐक्य होता है, ऐक्य शब्द शुद्ध होता है, ऐक्य। सही शब्द क्या होगा इसका, ऐक्य, ऐक्य सही होता है, ऐक्य का बनेगा आधा, ऐक्य। और जैसे आपने देखा होगा एक शब्द आता है मतैक्य, इसमें वृद्धि स्वर संधि है, मत धन ऐक्य में टूटती है। ये कैसे टूटेगी, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, ये वृद्धि स्वर संधि है। इसमें कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। और संग्रहित शब्द गलत है, संग्रहित ऐसे नहीं लिखा जाता, संग्रहित जो शब्द है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, संग्री बनेगा, संग्रहित, और यहाँ पे लगेगा अनुस्वार, यहाँ लगेगा अनुस्वार, संग्रहित में अनुस्वार। और कोमलांगनी, ये भी गलत है, कोमलांगिनी भी गलत है। तो तदुपरांत शब्द इसमें जो दिया है वो डी सही है, कोमलांगिनी। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर डी। तो ये हमने 114 से लेकर 150 प्रश्न, लगभग 37 प्रश्न हम लोगों ने हल किए। ऐसे ही अगला जो पार्ट आएगा आपका, जो प्रैक्टिस सेट होगी वो होगी 114, ये 114 से 150 तक हो गए। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर वही 37 प्रश्नों का समाहार और लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और इनके जो पैराग्राफ वाले आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, जिससे कि, और मैं आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो
और ये पेपर भी कर सकते हैं आप लोग, पेपर भी मैं आपको डाल दूंगा, तो उसमें से आप लोग आराम से उसको इसकी PDF डाउनलोड वहाँ से कर लीजिए। और आशा करते हैं आप लोग बहुत मेहनत इस समय कर रहे होंगे, क्योंकि ये समय जो ऐसा है तैयारी का बहुत ही पीक पॉइंट पे चल रहा है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं इसको डालूँगा, अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।